बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म आ गए और नए वज़ीर आज़म जो हैं वो उनके बारे में अजीब व गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। और ये भी प्रोपेगेंडा उन्हीं लोगों ने किया जो थोड़ी देर पहले ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इमरान ख़ान साहब पैरों में गिर के तो मिन्नतें कर रहे हैं और अमेरिका के आगे लेट गए हैं कि खुदा के वास्ते हमें एक टेलीफ़ोन करे जो बाइडन अमरीकी सदर। ये वही लोग हैं जो अब दोबारा इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपको बड़े मज़े के पढ़ के बताता हूँ। सलीम साफ़ी साहब फरमाते हैं कि सुनामी सरकार में वज़ीर अमूर कश्मीर पख्तून, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पख्तून, चीफ सेक्रेटरी पख्तून, IGP पख्तून और अब वज़ीर आज़म भी इमरान ख़ान का हम कबीला पख्तून। क्या अमरीकी एजेंडे के मुताबिक कश्मीरियों को जानबूझकर मुतनफ़र किया जा रहा है? कश्मीर पर हुक्मरानी कश्मीरियों का हक़ है। बहैसियत पख्तून हुकूमती रवैये की मज़म्मत करता हूँ। ये कौन कह रहा है? सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब को मैं सिर्फ याद दिला दूँ कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये तमाम ओहदे पख्तूनों के पास थे, पंजाबियों के पास भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी पंजाबियों और पख्तूनों के पास रहे हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे वहाँ पे, यानी जो पुलिस वाला वहाँ जाता है वो पंजाब से जाता है, सिंध से जाता है, KP से जाता है, यहीं से जाता है। और जो सियासी लोग वहाँ पे वज़ीर बनता है, यानी कश्मीर के उमूर का वज़ीर, अब कश्मीरी को तो आप लगा ही नहीं सकते, कैसे लगाएंगे आप? वहाँ से किसी को लाके यहाँ पे इलेक्शन लड़वा के फिर तो जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं वहीं पर इलेक्शन लड़ेंगे ना। तो वो कहते हैं जी कि वो कश्मीर के अंदर वो क्यों लगा हुआ? वो पहले भी, इससे पहले ये होता किसके पास था? ये तो मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर मुख्तलिफ लोगों के पास रहा है। और पीपल्स पार्टी के दौर में कायरा साहब भी ये काम करते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के जो बड़े लंबे अरसे तक रहे, जिनका सलीम साफ़ी साहब बार बार इंटरव्यू करते हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो उनसे कभी उन्होंने पूछा कि आप तो पख्तून हैं, आप क्यों कश्मीर कमेटी के सरबराह बन जाते हैं? उनसे कभी नहीं पूछा। इससे पहले जितने IG और ऑफिसर्स पंजाब से और KP से और सिंध से गए वो उसके बारे में कभी नहीं पूछा। लेकिन अब एक नया एतराज़ उन्होंने उठाया कि जो वज़ीर आज़म बनाया गया आज़ाद कश्मीर का, वो इमरान ख़ान का हम कबीला है और पख्तून है। ये तो पहला एक बड़ा सीरियस एलिगेशन, ये देख लें, हम कबीला और पख्तून, ये एक इल्ज़ाम। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि सारे पख्तून हैं तो वो तो हमेशा सारे रहते हैं, उसका तो जवाब ये है, हम कबीला और पख्तून। दूसरा इल्ज़ाम एक और लगाया, उन्होंने कहा अमरीकी एजेंडे के मुताबिक कश्मीरियों को जानबूझकर मुतनफ़र किया जा रहा है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब या पाकिस्तान की फ़ौज, वो जानबूझकर एक अमरीकी एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं और उसके मुताबिक उसमें ड्यूटी ये है कि आपने कश्मीरियों को मुतनफ़र करना है पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान से दूर करना है। और ये अमेरिका का एजेंडा, इस पे ये हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। कश्मीर पर हुक्मरानी कश्मीरियों का हक़ है, यानी बाहर का बंदा ला के आपने बना दिया। बहैसियत पख्तून हुकूमती रवैये की मज़म्मत करता हूँ, ये भी उन्होंने ऊपर से एक बात की। तो मैं आपको बहैसियत एक सहाफ़ी ये बताऊँ कि पहले आप सहाफ़ी बने और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये जो आदमी जिसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पख्तून है, ये पख्तून नहीं है, ये कश्मीरी है और मुग़ल है। बहुत सारे कबाइल जो हैं मुख्तलिफ़ सेंट्रल एशिया से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कश्मीर में पहुँचते रहे। सदियों पहले इनके आबाओ अजदाद आए और वो लोग फिर कश्मीर में आबाद हो गए। मेरे फोर फादर्स जो हैं वो किर्गिस्तान से आए थे सदियों पहले, मुग़लों के साथ वो आए, फिर एक कबीले का एक हिस्सा जाके यहाँ पे बांडीपुरा में आबाद हो गया और इस तरह फिर हम कश्मीरी बन गए। ऐसे ही लोग पाकिस्तानी भी बने हैं, ऐसे ही लोग इंडिया में भी आए हैं। यहाँ तो पहले द्राविड्स होते थे, उसके बाद ये आर्यंस आए। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि वो जो आदमी इलेक्शन जीता है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वो बुनियादी तौर पे पख्तून नहीं है, ना वो नियाज़ी है। वो मुग़ल ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है और वहाँ का जो LA-18 वहाँ से उसने इंतखाब लड़ा। इससे पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, पहले कभी भी किसी बहुत अहम ओहदे पे नहीं रहा, लेकिन एक अच्छी सियासी शख्सियत है, अपने इलाके में बहुत मकबूल है और लोग उनको एक ईमानदार और बेहतर आदमी समझते हैं।
एक काफ़ी काबिल भरोसा आदमी उनको कहा जा सकता है। ये अब्दुल कयूम न्याजी के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। अब वो न्याजी हैं या पख्तून हैं, ये सिर्फ उनका नाम सुन के इन्होंने ट्वीट दाग दिया ये पता किए बगैर वो कौन है। वो न्याजी उनका तखल्लुस है। कई शायर अपने शेर बोलने के बाद कोई तखल्लुस रख देते हैं ना, कोई साहिल अपना नाम रख देता है, कोई सागर रख देता है, कोई कुछ रख देता है। तो उन्होंने जो अपनी शायरी है उसमें अपना नाम न्याजी एक तखल्लुस के तौर पे रखा है। अपनी तहरीरों के लिए उन्होंने इस नाम को इस्तेमाल किया। उनके ख़ानदान में कोई और लफ्ज़ या कोई और शख्स न्याजी को बतौर अपना लाहिका जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, तो उन्होंने इसको ऑप्शन के तौर पे ख़ुद रखा। ये उनकी मर्ज़ी थी। तो वो पख्तून नहीं हैं और ना ही उनका इमरान खान के कबीले से ताल्लुक़ है और ना ही वो कश्मीर से बाहर का कोई नॉन कश्मीरी आदमी है। कश्मीरियों ने उसको मुंतखब किया LA 18 से और वो जीतने के बाद इस बात के लिए एलिजिबल था कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, कुछ और लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ये साफ़ी साहब का दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन एजेंडे के मुताबिक कश्मीरियों को मुतनफ़र किया जा रहा है। तो आपकी सारी मिथ्ती उलट गई साफ़ी साहब, ये अजीबोगरीबी आपने काम किया है। कौन सा अमरीकी एजेंडा? यानी अगर अमरीकी एजेंडे के मुताबिक एक नॉन कश्मीरी को आप ये कह रहे हैं कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है, तो फिर आपकी खबर गलत है और इस पर आपको माजरत करनी चाहिए। मज़म्मत आप पहले ही कर चुके हैं, तो अपनी खबर की मज़म्मत करते हुए आप इसके ऊपर माजरत कर लें। ये भी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा भी किया गया। वो ये कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई रूहानी चक्कर है। यानी ये कितना बड़ा एक एलिगेशन है कि एक पूरा आज़ाद कश्मीर है, एक मुल्क है, उसका वज़ीर-ए-आज़म उसका इंतखाब एक रूहानी चक्कर में कर दिया गया। यानी ये इमरान खान साहब पे एलिगेशन लगता है कि वो अपने बड़े करीबी लोगों से मशवरा करते हैं और उनको एक रूहानी सिलसिला बना के दिया जाता है। कोई नंबर निकलते हैं, कोई ऐन गैन निकलती है, कोई और चीज़ निकलती है, हरूफ तहज्जी, और उसकी बुनियाद पे वो फैसला करते हैं कि किसको बनाना और किसको नहीं बनाना। ये एक बड़ी अजीब बात है और मैं हैरान होता हूँ कि इन बातों को वो मीडिया लिख रहा है पाकिस्तान का जिसको क्रेडिबल मीडिया कहा जा सकता है। यानी पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इसके बारे में लिख रहे हैं जो शाम के अखबारात की खबरें थी। तो इस हद तक उनका लेवल गिर गया है। अब दो चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसी कबीले के, यानी कबीला जब मैं कह रहा हूँ तो ये वो लोग हैं जो इस रियासत के ख़िलाफ़ अपना बयानिया लेकर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूहानियत की वजह से किया गया है। किसी ने ये कहा कि 13 और 18 का हिस्सा इमरान खान को दिया गया था। किसी ने ये कहा कि आइन निकाल कर दी गई थी कि आइन से नाम होना चाहिए, तो ये अब्दुल कयूम आ गया। हर एक ने अपनी अपनी ज़बान बोली है। लेकिन यहाँ पे उसी कबीले के लोग सेम टाइम में ये भी कह रहे हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जो आ गया। यानी इमरान खान साहब अपना पॉलिटिकल बंदा नहीं ला सके, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जिसको लाया गया है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर। अब क्या पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो लोटे घुमा के चल रही है? पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो फाले निकाल रही है? या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इतनी तवाहम परस्त हो गई है कि वो अब हरूफ तहज्जी और आदाद व शुमार के ऊपर अपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला कर रही है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, यहाँ पे एक डेडलॉक था और सरदार तनवीर इलियास को मुखालफत की जा रही थी कुछ लोगों की जानिब से। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर सुल्तान है उनके नाम पर भी मुखालफत की जा रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी में वो रहे हैं, तो जो PTI है उनकी जानिब से मुखालफत की जा रही थी। तो इन दो नामों के ऊपर ज़्यादा मुखालफत आने के बाद जो तीसरा नाम और चौथा नाम दिया गया उस पर भी मुखालफत आई। तो फिर जब जायज़ा लिया इमरान खान साहब ने तो ये सबसे बेहतर एक उम्मीदवार सामने आए और इन पे जो फरीकैन थे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। यानी बैरिस्टर सुल्तान भी इनके ताल्लुक़ वाले हैं, सरदार तनवीर इलियास भी इनके ताल्लुक़ वाले हैं और बाकी लोगों से भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं था। तो एक गैर मुतनाज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में लाया गया है, ये है वो ख़बर। और अब अगर तो तनवीर इलियास को लाते सब कहते कि ये आ गया वो जिसको कहते हैं ATM आ गई इमरान खान की, और अगर ले आते बैरिस्टर सुल्तान को तो कहते जी नई बोतल में पुरानी शराब आ गई, ये तो पहले पीपल्स पार्टी का पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों अभी इधर आप लेकर आ गए हैं, ये भी बड़ी ज़्यादती है। किसी और को लाते, हर एक को लाने के पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होना था और प्रोपेगेंडा के पीछे जवाब कोई नहीं होता। यानी यहाँ पे लोग एक्सपोज हुए हैं ये कहकर के एक गैर कश्मीरी को जो न्याजी है, पख्तून है, उसको बना दिया कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म। यानी तनकीद करना बहुत ज़रूरी है, इमरान खान की और रियासत की मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है, तहकीक करना ज़रूरी नहीं है।
पता नहीं करना आपने कि एक्चुअली खबर है क्या। इसी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें जब सामने आती हैं फिर शर्मिंदगी भी होती है। एक और ख़बर कश्मीर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है और KPL के नाम से इसमें 6 टीमें होंगी। कश्मीरियों ने इसमें बड़ी मेहनत की है और वो इसको एक अच्छा इवेंट बनाना चाहते हैं और इस इवेंट के लिए उन्होंने दुनिया भर के उन खिलाड़ियों को जो रिटायर हो चुके हैं रब्ता किया और ने कहा जी आप आएँ और आकर हमारी इस लीग के अंदर शिरकत करें। PCB ने कुछ वर्ल्ड कप की वजह से और कुछ मैचेस लगातार पाकिस्तानी टीम के चल रहे हैं, उसकी वजह से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं वो तो नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान के बड़े स्टार्स इसके अंदर खेलेंगे और बड़े स्टार्स में शाहिद अफरीदी और दीगर इस तरह के लोग होंगे और वहाँ पे एक मेला लगेगा। 6 तारीख से अच्छे मैचेस होने वाले हैं और 6 टीमें उसमें खेलेंगी। इंडिया ने इसमें क्या किया, यानी भारत बतौर रियासत तो पाकिस्तान के खिलाफ रहता है हमेशा, लेकिन भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बड़ी ज़्यादती की है और पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि मौका है और कश्मीर वाले मामले के साथ जोड़ के मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में बताया जाए। हुआ ये है कि BCCI यानी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के बोर्ड से रब्ता किया बल्कि कुछ खिलाड़ियों से बराह रास्त रब्ता करके उनको कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की है। बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर आपके खिलाड़ी या आप लोग जाते हैं पाकिस्तान और वहाँ जाके आज़ाद कश्मीर के अंदर मैचेस खेलते हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनते हैं तो फिर हम आपको आइंदा इंडिया में नहीं दाखिल होने देंगे किसी भी काम के लिए, ना खेलने के लिए ना किसी और काम के लिए। इंडिया के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अलावा कुछ कमेंट्रेटर्स को भी रोका गया है जिनकी कमी पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने इस बात की तस्दीक की है कि BCCI ने तमाम ममालिक से रब्ता करके उन्हें अपने खिलाड़ी KPL के लिए रिलीज़ ना करने की हिदायत दी थी और गैर मुल्की खिलाड़ियों के इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी आया है। ख़ास तौर पे जो जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हैं हर्शल गिब्स, उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में वो ओवरसीज़ कश्मीरियों की एक टीम है ओवरसीज़ वॉरियर्स, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में दावा किया कि BCCI की जानिब से पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा दरमियान में लाते हुए मुझे KPL में खेलने से रोकने के इकदाम इंतहाई गैर ज़रूरी हैं। मुझे धमकाया जा रहा है कि इंडिया में क्रिकेट से मुताल्लिक किसी भी काम के सिलसिले में फिर मुझे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है। ये तो हर्शल गिब्स की मैंने आपको बताया कि ये ट्वीट थी। उसके अलावा मॉन्टी पेसर ने अपने एक बयान में बताया कि BCCI ने उन्हें मशवरा दिया था कि अगर वो कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें उसके नताइज के तौर पर मुस्तकबिल में भारत का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा और ना ही मुल्क में काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इस पर शाहिद अफरीदी साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि BCCI के रवैये से मायूसी हुई है बहुत ज़्यादा और वाकई बहुत मायूसी हो रही है कि BCCI ने एक बार फिर क्रिकेट और सियासत को मिलाया है। KPL कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में क्रिकेट के शायकीन की लीग है। हम एक बेहतरीन शो करेंगे और इस किस्म के रवैये से हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। अब ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भी रब्ता किया, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वहाँ पे भी रब्ता किया BCCI ने। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी वो बंद करवाएं आप इसको, इसके खिलाफ आप फैसला दें और इसके अंदर जो खिलाड़ी जाएँ उन पर पाबंदियाँ लगाएँ। तो उस पर जो ख़त उन्होंने लिखा उसने कहा कश्मीर एक मुतनाज़ हैसियत का इलाका है और वहाँ पे ये चीज़ करवाई जा रही है और मैचेस खेले जा सकते हैं। तो इस हवाले से दो ममालिक के दरमियान एक तनाज़ा है और ICC ने फिर कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर ना करने के हवाले से जो अपील थी भारत की या जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये कोई इंटरनेशनल इवेंट तो है नहीं जिसके ऊपर ICC जो है उसका दायरा कार आता हो, और दूसरा ये क्रिकेट का मामला है, लिहाजा उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। भारत की इस अपील को यहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को भारत रोकने में कामयाब रहा, कुछ खिलाड़ियों को नहीं रोक पाया। वो आएंगे पाकिस्तान में खेलेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमें ये बात समझ नहीं आती और हम इस बात को अंडरस्टैंड करने पर तैयार नहीं हैं कि हमारा दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो हर मैदान में मुकाबला करता है, हर मैदान में टफ टाइम देता है, और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि हमें माजी भूल कर आगे चलना चाहिए।
हम हर मरतबा ये कहते हैं कि आइए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम हर मरतबा उनको ये कहते हैं कि आगे बढ़ना है, मुज़ाकरात कर। हम इन चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं? अब तो उसको पहचान लें आप कि वो खेल तक का दुश्मन बना हुआ है, एक हद से आगे गुजरा हुआ दुश्मन। लिहाजा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी इस बात की समझ आ जाए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो यहाँ पे बैठ के इंडिया का मुकदमा लड़ते हैं, तो उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।